अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है। राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से राय दी। चीफ जस्टिस ने राय पढ़कर सुनाई और बताया कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस राय से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी तहरीरी राय में लिखा है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन को ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन 218(3) के तहत करप्शन रोकने के तमाम इक़दाम करें। चीफ जस्टिस की तहरीर करदा राय में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुताल्लिक नहीं हो सकती और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने मुख्तसर नोट में इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस पर राय नहीं देनी चाहिए। रेफरेंस में पूछा गया जो सवाल है ये कानूनी नहीं है, इसलिए रेफरेंस बग़ैर राय के भेज दिया जाए। अब एक तरफ हुकूमती वज़रा सुप्रीम कोर्ट की राय को अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो सवाल भेजा गया था, जो पूछा गया था कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करने का जो मामला था, उसका जवाब तो नफ़ी में मिला है। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद आज हुकूमती और अपोजिशन वफूद ने अलहदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के में हुकूमती वफ़द ने सेनेट इलेक्शन में वोट की शनाख्त के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वाज़े है, जो भी वोट डालेगा वो काबिल शनाख्त होगा, पता चलाया जा सकेगा कि इसने वोट किसे डाला है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल दरामद करें। वफाकी वज़रा के मुताबिक बेहतरीन तरीका बैलेट पेपर है जिस पर बार कोड या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इलेक्शन कमीशन ये पता चला सके कि किसने किसे वोट दिया है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन का तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात पर अमल सिर्फ आईनी तरमीम से ही हो सकता है। एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ तनकीद करती हैं हुकूमत पर और ये कहती हैं कि अब कोई RTS और डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बहुत बालतर है। अब नाजरीन, एक तरफ मरियम नवाज़ हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में पंजाब की तर्ज पर उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जोड़ तोड़ की जो सियासत है वो भी जारी है। मगर अहम सवाल ये है कि क्या पंजाब की तर्ज पर दीगर सूबों में भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकेंगे? इस पर अपोजिशन और हुकूमत में कंसेंसस हो सकेगा? अब एक तरफ वज़ीर आज़म अब्दुल हफीज़ शेख को सेनेट इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने अरकान कौमी असम्बली को लिखा गया जो ख़त है ये वज़ीर आज़म इमरान खान को भी भिजवाया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेट इंतखाबात में हिमायत मांगी है। अब सवाल ये है कि जिस वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड कहती है, कठपुतली कहकर पुकारती है, उसी वज़ीर आज़म से फिर किस हैसियत से, किस बुनियाद पर वोट मांगा जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस से मुतालिक जो राय है इस पर अमल दरामद का पाबंद है? ये भी अहम सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ये सेनेट इलेक्शन को इसकी जो शफाफियत है उसको यकीनी बना सकता है? ये भी अहम सवाल है कि क्या सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी के बाद
वोट काबिल शनाख्त होगा, चोरी पकड़ी जा सकेगी। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहली बात ये कि आज जो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं जिनसे मेरी भी बात हुई, वो इसे राय कह रहे हैं, वो इसे फैसला नहीं कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो पाबंद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की राय को माने, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है। फिर अगली बात ये, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने भी फैसले को पढ़कर समझा है कि अब जो इलेक्शंस हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक ही होने हैं, मतलब खुल्फिया बैलेटिंग के जरिए। लेकिन साथ ही बॉल फेंका गया है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ने इकदाम करने हैं शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, आया वो टेक्नोलॉजी के जरिए होगा या बैलेट पेपर का कोई तरीक़ाकार होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन बाकी रह गया फवाद चौधरी साहब, इस एक दिन में क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन एक दिन में क्या कर सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात कही है उसकी मैं थोड़ी बता दूं कि PLD 2005 है, हस्बा बिल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर जो बेंच है उसने करार दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है आर्टिकल 186 के अंडर वो बाइंडिंग है, उसी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लिहाजा जो और दूसरी जो आर्टिकल, और ये पता नहीं किसने कहा आपको कि एतजाज एहसन साहब भी टीवी पे कह रहे थे और कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे कि ये राय है, ये फैसला नहीं है। नहीं, वो फिर उनकी बात, उन्होंने फिर हस्बा केस जो है उसको नहीं देखा होगा। कंवर दिलशाद साहब का मैंने आगे भी जो है वो उनकी तस्दीक की है कि हस्बा बिल जो है उसके हस्बा केस जो है उसके बाद ये बाइंडिंग ओपिनियन है। दूसरी, इलेक्शन कमीशन समेत पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे हमारी एजेंसीज हों और चाहे कोई भी और इदारा हो, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो है वो ताबे है। तो ये सवाए पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से के जो है वो ताबे इदारा नहीं है, उसके अलावा बाकी तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने के पाबंद हैं, बशमूल इलेक्शन कमीशन। और हस्बा केस जो है वो कहता है कि जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 186 वो बाइंडिंग है। अब तीसरी बात की तरफ आइए, जो आपने बात कही कि इसकी जो इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखिए, जो हुकूमत का इस्तदलाल था वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये हक होना चाहिए कि वो अपने लोगों का, कि उन्होंने वोट किधर डाला है वो वोट देख सके। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह का इलेक्शन चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट चाहिए। दूसरा जो नुक्ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी तस्लीम नहीं की कि जो ये जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, यानी खुफिया राय दही का जो प्रिंसिपल है, ये एब्सोल्यूट है, यानी हम हतमी है। हाँ। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बात नहीं मानी जा सकती कि आर्टिकल 226 में तरमीम के बाद के बगैर सियासी जमातें जो हैं, दूसरी तरफ ये बात नहीं मानी जा सकती कि जो खुफिया राय दही का प्रिंसिपल है वो हतमी है। तो उन्होंने दरमियाना रास्ता ये निकाला है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये देख सके कि वोट जो डाला है वो किसको डाला गया है। यही मेरा सवाल है कि इस एक दिन में क्या हो सकता है? अगर ये बाइंडिंग है तो क्या इस बाइंडिंग में रहते हुए इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि एक दिन के अंदर अंदर वो ऐसे तमाम इकदाम कर ले कि कल को अगर किसी पार्टी का हेड शिकायत करता है कि वोट को चेक करना है तो वो कर सके? नंबर एक। नंबर दो, अगर वो ये नहीं करता, बाइंडिंग का पाबंदी नहीं करता, फैज नहीं मानता, तो क्या फिर ये तौहीन अदालत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है शादिया कि जो सुप्रीम जो कोर्ट के जो अहकामात हैं, आज हमारी मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन से, PTI के जो हम 4 जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो हम गए इलेक्शन कमीशन में और हमने उस वहीं पर यही अपना नुक्ता रखा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ने बेइंतहा इजाफा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो वोट की जो खुफिया वोट है उसको वो देख सके। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा है और हम इसको की हमायत करते हैं और हम समझते हैं कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं, जो भी मदद चाहिए।
उसमें जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास दो ऑप्शंस हैं। जो बैलेट पेपर है जो लगाना चाहता है, अगर मार्क लगाना चाहता है या QR कोड लगाना चाहता है तो वो उसके अंदर लगा दे। और ये सिर्फ 1500-1600 बैलेट पेपर छपने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो 1500-1600 बैलेट पेपर टोटल छपने हैं और उनमें ये लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 घंटे का काम मतलब कह रहे हैं कि 1 घंटे में इतने बैलेट पेपर छप सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 दिन रहता है अभी। नहीं, बिल्कुल, वो तो 1 घंटे की बात है। जो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा तो वो उसको जो है कर सकते हैं। तो आपकी इस तजवीज पर क्या जवाब था इलेक्शन कमीशन का? दूसरी सूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि बहुत जल्दी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अमल दरामद के लिए इलेक्शन की तारीख को भी आगे कर सकता है। तो इन दोनों में से जो भी इलेक्शन कमीशन को सूटेबल लगेगा वो उसके मुताबिक अपना फैसला जो है वो करेगा। हमारी बात उन्होंने बड़े। और तीसरा रास्ता ये भी है कि पुराना जो तरीक़ाकार है फिलहाल इलेक्शन उसके तरीके से हो जाएं और अगले इलेक्शंस के लिए कोई कानून साजी हो जाए या ये तरीका अपना लिया जाए जो बैलेट पेपर पे बार कोड की आप बात कर रहे हैं, या कानून साजी करनी है वो अगले इलेक्शन तक छोड़ दी जाए, ये भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना जो है वो तो लाजमी है। आप अगले इलेक्शन पे उसको नहीं ले जा सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके ऊपर फिल-फौर अमल होना जो है वो ज़रूरी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फौरी अमल करें और उसमें भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, या दूसरी सूरत में इलेक्शन का जो तारीख है उसको वो 2-3 दिन आगे बढ़ा दें और उस दौरान जो इक़दाम उन्होंने करने हैं उस दौरान वो ये इक़दाम कर सकते। ठीक हो गए, ये 2 ऑप्शन हैं। वैसे एक और बात है, जिस तरीके से पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हुई, बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए, जाहिर है वही बात ना जो सुप्रीम कोर्ट ने करी थी कि जिस पार्टी की जितनी नुमाइंदगी बनती है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से तमाम पार्टियों को उतनी सीट्स मिल जाएं तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो अगर बाकी सूबों में भी फवाद चौधरी साहब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए हुकूमत और अपोजिशन के बीच में तो फिर तो सारे आप बहस ही खत्म हो जाए। फिर क्या खुफिया वोटिंग, क्या ओपन बैलेटिंग, फिर तो सारा काम ही ठीक तरीके से चलता रहे जैसे पंजाब में हुआ है। वैसे ही चाहिए। मतलब यह है कि अपोजिशन की जमातें हैं उनको लगता है कि वो लोगों को खरीद सकते हैं, उनको दांधी कर सकते हैं और वो कम वोटों के बावजूद ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये चल रहा है। अदरवाइज अगर आप गौर करें तो हमने तो सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिर्फ उतने ही उम्मीदवार खड़े किए हैं जितने राइटफुल हमारा शेयर बनता है, उसमें से एक भी हमने ज़्यादा खड़ा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। ताज़ी मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय, ऑपोजिशन इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, हुकूमत इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है। हाँ, अलबत्ता आप लोगों का ये आर्गूमेंट कि सदारती रेफरेंस के ज़रिए हुकूमत ने जो एक सवाल किया था शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाने का, उसको नफ़ी में जवाब मिला है उसका। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो यही है कि बहरहाल जो इलेक्शन है ये आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, ये सीक्रेसी दायमी नहीं है। मतलब ये हुआ कि चोरी पकड़ी जा सकती है, इक़दाम इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए करने हैं, शफाफियत को यकीनी बनाना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस राय पर कि अब जबकि इलेक्शंस में 1 दिन बाकी रह गया है, क्या इलेक्शन कमीशन कुछ इक़दाम कर सकता है या जिस तरीके से पहले इलेक्शन हो रहे थे वैसे ही होंगे?
देखिए ना, परसों सुबह इलेक्शन है। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये फैसला भी जाहिर सी बात है, इसमें जब आपने कहा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने स्टैंड को कह रहे हैं कि जी विंडिकेट हो गया। हाँ। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि शो ऑफ हैंड्स का तो उन्होंने मना कर दिया, सदारती रेफरेंस तो बिल्कुल पिट किया है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि जी वो कोई ऐसा इंतजाम करे जिससे, अब ऐसा इंतजाम क्या कर सकता है? मतलब अगर मैं एमएनए हूं और मैं वोट देने जा रहा हूं और मेरे ऊपर कोई कैमरा लगा के ये चेक करे कि जी मैं किसको वोट हूं, या अगर मुझे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाला चेक कर रहा हो कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं, तो आई विल नॉट वोट। ये कौन सा तरीका है? तो किस तरह से इंश्योर करें? ट्रेसेबल बैलेट की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम करे कि अगर वोट को अगर ट्रेस करने की जरूरत पड़े, अगर पता चलाने की कोशिश करना चाहे कोई पार्टी के उसके किसी रुकन ने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट दिया है तो उसका पता चलाया जा सके। कैसे? अगर देखे ना भाई पार्टी के खिलाफ, एक तो ये फिर इट नेगेट्स द बेसिक पर्पस ऑफ द वोट इट्सएल्फ। फिर तो वो रिजर्व से, मैंने पहले दिन ये कहा था जब ये झगड़ा शुरू हुआ था कि अगर ये बात है तो फिर तो रिजर्व सीट्स की तरह नॉमिनेट कर दे पार्टीज, और वो जिस तरह रिजर्व वुमेन रिजर्व सीट्स में या मिनॉरिटीज के होते हैं उसमें, उस बेसिस पर कि अगर जितना भी तनासब बनता है उसके हिसाब से वो पार्टी को मिल जाए, उसका सेनेटर बन जाए। तो फिर वोटिंग का क्या लॉजिक है? और वोटिंग की लॉजिक में मेरा क्यों ट्रेसेबल हो? मेरा देखो ना, ये तो, और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ख्याल है विद ड्यू अपॉलॉजी, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सो मच टाइम। जब उसने इतना टाइम लिया है और इलेक्शन कमीशन के लिए ऑलमोस्ट कोई टाइम नहीं छोड़ा जिसमें वो इंश्योर करे जो सुप्रीम कोर्ट, ये भी पता कि सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली चाहती क्या है कि हमेशा के लिए सीक्रेट न रहे। तो देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है कि इलेक्शन कमीशन को ही इकदाम करने हैं, शफाफियत को यकीनी बनाना है। मतलब ये है कि सीक्रेसी भी रहे और बाद में पता भी चलाया जा सके, आप इसको ओपन भी कर सकें। अब वो कोई क्या इकदाम हो सकते हैं, आपने बारकोड लगाने हैं या आपने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर आनी है, मतलब जो भी करना है इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं फैसले से समझी हूँ। जी, अगर आप सही कह रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ये भी तो हो सकता है कि वो इस बेसिस पर काम करना शुरू करे एंड इट फाइंड्स आउट कि ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो ये कवर कर सके कि सीक्रेट भी रहे और ट्रेसेबल भी हो। हाँ। तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब हो सकता वो कहे कि जी ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में भी तो टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी कोई ऐसी कोई बच्चों वाली खेल तो नहीं है कि आप मैनुअल चीज तो कोई नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। तो टेक्नोलॉजी कौन सी ऐसी अवेलेबल है जिससे 24 घंटे में वो इतना जबरदस्त मैकेनिज्म भी हो जाए कि वो बैलेट पेपर भी उस किस्म का हो जिसमें बाद में ट्रेसेबल का भी वो मौका हो और सीक्रेसी भी रहे। तो आई थिंक 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस था। एक तो सदारती रेफरेंस को उसी वक्त उठा के बाहर फेंकना था, और इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट जब करना था, और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ गया था सुप्रीम कोर्ट में, उनकी इंटरप्रिटेशन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट, वो भी एक असूल मान लिया जो हमारा नुक्ता नज़र था कि जब तक ये अमेंड नहीं। जुबैर साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये कौन सा जनरल इंतखाबात हैं, चंद ही जो है ना वो चंद 100 बैलेट पेपर हैं, ये 1 घंटे में छप सकते हैं, कोई ज्यादा मसला नहीं है। मतलब मसला क्या है? फवाद चौधरी साहब को और इमरान खान साहब को होने देना इलेक्शन, फिर उसके बाद देखते रहेंगे। उसके बाद देखे ना, प्रैक्टिकली इट ऑल्सो मीन्स, देखें कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है शाजिया, तो उसमें तमाम फरीक जो होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन पहले से एग्री की जाती है। यानी कि कोई भी तरीक़ेकार होगा, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो एक बाय इलेक्शन हो, कि जी वोटिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार क्या होगा, काउंटिंग का तरीक़ा, ये सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट होते हैं ना। बाद में लड़ाई झगड़ा तो दूसरी बात है, बट ये तो एक जनरल एग्रीमेंट होता है कि किस तरह से होगा। अब अगर कोई भी चीज़ इलेक्शन कमीशन ये दरियाफ्त करता है कि जी इस तरह से बैलेट पेपर छपें जिसमें निशानदेही हो सके, तो उसमें सेटिस्फेक्शन भी तो तमाम फ्री
को करने की जरूरत है ना। अगर हमारी पार्टी उस चीज को नहीं मानती है तो मिला है ना आज इलेक्शन कमीशन में, क्या बातचीत हुई वहां पर, क्या तय पाया, क्या तजवीज़ दी? हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है और वो मौक़िफ़ ये है कि जी ये सीक्रेट बैलेट ही हो सकते हैं इस दफ़ा, और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो मुनासिब समझे करे विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट इट हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सेड कि इसमें कोई रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। अगली दफ़ा अमेंडमेंट अगर करना होगा तो फिर करके देख लीजिएगा, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ अ सीक्रेट बैलेट, इट हैज़ टू बी अ सीक्रेट बैलेट अनलेस इलेक्शन कमीशन कल सुबह 9 बजे एक ऐसा फार्मूला लेके आती है जो सबके लिए काबिल कबूल होता है, जो कि मेरा ख्याल आई डोंट थिंक सो ये होगा। बट व्हाट हैज़ हैपेंड शाजिया कि ये ऑलरेडी इलेक्शन जो है डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है इलेक्शन, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, देखे ना जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और मोस्ट प्रॉबेबली इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि जिसमें हफीज शेख साहब हार चुके होंगे, तो क्या हुकूमती पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी? वो कहेंगे देखें। क्या आप मतनाज़े बनाने की बात कर रहे हैं जुबैर साहब? पंजाब में सेटलमेंट हो गई, दूसरे सूबों में बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब जीत जाएं, हफीज शेख साहब हार जाएं, अब सेटलमेंट चल रही है इधर से आप लोगों की, और आप इधर से हम खुफिया और ओपन बैलेटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप बात कर रहे हैं मतनाज़े हो गए हैं। के हिसाब से तो हफीज शेख का कैंडिडेचर ही नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। एक शख्स जो को पाकिस्तान से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान में कभी रहना पसंद नहीं करते, एक रात नहीं गुजारी उन्होंने बगैर झंडे की गाड़ी के, एक रात। और कितने साल की बात कर रहा हूं मैं, 43 ईयर्स, 1977 जनवरी में पाकिस्तान छोड़ के गए थे, और उसके बाद सिर्फ उस वक्त आए हैं जब वजारत के लिए फ़ोन किया है, और उसमें भी उनकी शर्त ये होती थी कि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आऊँ तो कार खड़ी होगी ना, उस पर झंडा लगा होगा, क्योंकि मुझे ये कंट्री में इतना डर लगता है, ये इतनी ख़राब कंट्री है, इतना ख़राब माहौल है कि मुझे वो चाहिए जब तक गाड़ी पर झंडा ना हो। और प्लीज़ मेरी ये शर्त एक और भी है कि जिस दिन हुकूमत जाएगी या मुझे फारिग करेंगे आप, मुझे उसी दिन रात का टिकट कटाने की इजाज़त होनी चाहिए। 43 ईयर का एक रिकॉर्ड है, तमाम असासे बाहर पड़े हुए, और खजाना की कुंजियां हम उनको पकड़ाने देंगे। ये कुंजियां आपके इत्तेहादियों ने भी पकड़ाई थी जुबैर साहब? भाई पकड़ाई थी तो उस, देखिए पहली बात है, उसको जब पकड़ाई थी उस बात को भी 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे ना। अभी इट्स जस्ट लाइक शौकत अजीज है, 99 अक्टूबर में आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद 2002 में प्राइम मिनिस्टर बन गए, और 2007 नवंबर को प्राइम मिनिस्टरशिप गई, रात की फ्लाइट ली, दुबई चले गए, वहां से लंदन चले गए। कितने साल हो गए? 14 साल 13 साल हो चुके। ये बहरहाल ये नंबर गेम है, दोनों के लिए इम्तिहान है, हुकूमत के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी। आप कह रहे हैं जो गिलानी साहब जो है ना वो जीत जाएंगे, अब पता नहीं इसको ज़ाती ताल्लुकात का नाम दिया जाएगा, इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाएगा। मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि मिसाक जमहूरियत की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, तो ये पता चल जाएगा जो मुतनासिब नुमाइंदगी का इशारा दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी होती है या नहीं होती? He is not eligible. He is simply not eligible to contest elections. But that's a different thing ना, वो एक अलग सवाल है, वो मुख्तलिफ सवाल है। यहाँ नंबर्स की बात है, वो एलिजिबल है नहीं है, बहरहाल ये उनकी पार्टी का फैसला है, उन्होंने उनको खड़ा किया, टिकट दिया, ये नंबर गेम है। वो PTI के वो हैं जो आइडियोलॉजी पर PTI में हैं, वो एक ऐसे शख्स को क्यों वोट देंगे जिसने असद उमर को आके निकाला IMF की सिफारिश पर? ये उनके लिए मौका है कि वो असद उमर को अगर रिस्टोर करना चाहते हैं, जो आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, PTI की आइडियोलॉजी पर, इनको फारिग करें, सेनेट के इलेक्शन से हरवाएं और असद उमर को रिस्टोर कर दें। बात ये है जुबैर साहब, क्या ही अच्छा हो इन इलेक्शंस के बाद हुकूमत ऑपोजिशन आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे, कंसेंसस से फैसला हो, आर्टिकल 226 में तरमीम हो, ये रौला ही खत्म हो जाए, ओपन बैलेटिंग होनी है या खुफिया बैलेटिंग होनी है, मसला ही ना रहे।
रौला ख़त्म हो जाए। हमने तो कभी मना किया ही नहीं, हमने हमेशा से ही कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का फुल पैकेज लेके आए असेंबली में और हम उसको पूरे के पूरे को देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि जब वक्त पड़ा, वक्त कोई मुश्किल आई कि सीक्रेट वोटिंग हो जाएगी तो आप हार जाएंगे, तो आप उस वक्त एक अमेंडमेंट लाने के लिए असेंबली में आ जाएं। पूरे का पूरा पैकेज क्यों नहीं लेके आते? एक तरीका होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होती है, एक असूल होता है। हम इस तरह से नहीं करने देंगे कि जी किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए एक लॉ को अमेंड करना पड़े। हमारे लिए पूरा रिफॉर्म का बिल लेके आए, उस पर प्रॉपर डिबेट हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में डिबेट हो, सेनेट कमेटी में डिबेट हो। लेकिन एनआरओ नहीं मांगना आप लोगों ने, एनआरओ नहीं मिलना। एनआरओ हमने देना नहीं है, एनआरओ मांगने की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, पहले तो इस बात को ज़रा क्लियर कर दें, ये राय है सुप्रीम कोर्ट की आज जो सदारती रेफरेंस पर दी है, या इसको फैसला समझा जाए? क्योंकि अभी फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये बाइंडिंग है। वो हस्बा बिल का जो है ना वो हवाला दे रहे थे कि उस पर जो फैसला आया था, राय आई थी, तो वो बाइंडिंग थी। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद करना है। जबकि एक टीवी चैनल पे आपको मैं सुन रही थी, मेरी आपसे बात भी हो रही थी, आपने कहा कि ये एक राय है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है राय को मानने का। तो सर, ये जो एक कन्फ्यूजन है, जो कानूनी माहिरीन कुछ दे रहे हैं, सियासतदान हमें टीवी पे आके कुछ बता रहे हैं, जरा इसके बारे में तो जरा क्लियर कर दें। देखा जी, असूली तौर पर 5 जजों में मुश्तमिल जो सदारती रेफरेंस की हियरिंग कर रहा था, उसमें एक ऑनरेबल जस्टिस अफंदी ने बहुत अच्छा अपना राय का इख्तलाफ करते हुए ये कहा कि जो सदारती रेफरेंस आया था, इसको आप बगैर सुने, बगैर समात किए इसको वापस भेज दें, क्योंकि इसमें ये एक गैर कानूनी रेफरेंस है। अब एक उनका ब्रदर जज ने एक राय दी। हम भी शुरू से ये कह रहे थे कि जनाब ये जो सदारती रेफरेंस आया है ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो जवाब जमा कराया इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें भी उनका मौक़िफ़ बड़ा मजबूत मौक़िफ़ था और बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से उन्होंने बात की कि जनाब आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर आप किसी किस्म का तरमीम एक्ट में या रूल में तब्दील करने के रवादार नहीं है। आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें राय दी है, उन्होंने राय दी है और 2 दिन 3 दिन पहले वो इलेक्शन कमीशन के ही रेफरेंस के जवाब को बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आर्टिकल 226 पर ही क़याम है, कि उनका पॉइंट ठीक है, वो आर्टिकल 226 कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जी आप आइन का आर्टिकल 226 तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो आप ऐसा कोई डिवाइस करें, मैकेनिज्म करें या कोई टेक्नोलॉजी करें जिससे ये मालूम हो सके कि ये किसने वोट किस मतलब के फर्द को दिया या किस मेंबर को दिया। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक ही होगा, वोट खुफिया ही होगा, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करना चाहे किसी पार्टी के रिक्वेस्ट पर कि आप हमारे वोट चेक कीजिए, तो इलेक्शन कमीशन उसको चेक कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो एक दिन में बन सकता है? लेकिन आज भी ज़ाहिर है जो ही फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल FIA, चेयरमैन नादरा और बड़े टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी थे नए डिवाइस के हवाले से, तो उनको सबको बुलाया, उनसे राय ली, लेकिन रात गए तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अच्छा। तो इस लिहाज से अब ये कल इजलास होगा, कल फैसला होगा कि इसमें क्या होना है, किस तरीके से डिवाइस करना है। लेकिन जो भी वो डिवाइस करे, अगर इलेक्शन कमीशन को ये पता जो बैलेट पेपर है ये तो 1 घंटे में जो है ना वो छप सकते हैं, जिसपे बार कोड या इस तरह की अगर आपने कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना है तो ये पॉसिबल है
कंवर साहब? नहीं, ठीक है, वो ठीक है। वो 2500-2600 बैलेट पेपर छपना वो 1 घंटे की बात है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छपना है, जहाँ हमारे नोट छपते हैं, उनकी बड़ी टेक्नोलॉजी, वो छाप देंगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में जाने हैं, बलोचिस्तान में कोटा जाने हैं, कराची से नज़दीकी है, तो ये सब इस्लामाबाद में आने हैं, तो सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सारा मामला होता है ना। या तो कोई स्पेशल जहाज के जरिए तकसीम किए जाएं, लेकिन सारा मामला ये कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आया इस राय को हम। अभी फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी, ज़ाहिर है वो भी कानूनी मामलात पर जो है ना वो जानते हैं। वो कह रहे थे अब 2 रास्ते हैं, या तो इस 1 दिन के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो है ना वोट की सीक्रेसी भी रहे और इलेक्शन कमीशन अपने ताई ऐसे इकदाम भी करे कि कल को चेक किया जा सके, और दूसरा रास्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट को भी आगे कर सकता है। सर, ये भी रास्ता है कि इलेक्शन की डेट को ही आप आगे ले जाएं? ये तो मेरे ज़हन में बात आ रही थी, जो फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया। अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय के मुताबिक कोई टेक्नोलॉजी या जिस तरह डिवाइस या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तो फिर इसको आप 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दें। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास शेड्यूल तब्दील करने के इख्तियार तो हैं कि 3 मार्च की बजाय 5 मार्च कर सकते हैं, और उसमें ये हुआ कि आसानी से बैलेट पेपर भी छाप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय जो है उस पर भी अमल दरामद होने का मतलब तो ये हुआ कि अगर हमने इलेक्शन की डेट भी आगे करनी है या 1 दिन के अंदर अंदर करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस राय पर अमल दरामद का। सर, ये तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो 5 मेंबर हैं बाशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, अगर वो किसी नतीजे पहुंचते हैं, फैसला करते हैं, तो ये उनकी सवाबदीद पर है कि वो अपनी जो है इस पर अमल दरामद करते हैं, या इसमें कोई टेक्निकल तौर पर कोई आईनी या कानूनी तौर पर ये राय देते हैं कि जनाब ये राय है, जब तक आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं हो जाती तो हम इसमें एक्ट में तरमीम करने के मजाज नहीं है। हम बैलेट पेपर की डिवाइस को तब्दील करने का तो इलेक्शन कमीशन का पास जवाब ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बगैर तरमीम के, बगैर एक्ट में, बगैर रूल में तब्दीली किए बगैर बैलेट पेपर की कैसे तब्दील कर सकता है, कैसे उसका डिवाइस लगा सकता है, कैसे उसको टेक्नोलॉजी लगा सकता है। वो सारी चीजें तो एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी ना, रूल में तब्दील करनी पड़ेगी। तो ये सारे मामला बड़े गहरे मामला हैं, मतलब कि पुराने तरीकेकार के मुताबिक ही होते हैं, मतलब कि कोई तब्दीली अभी नहीं होती है, कोई बात नहीं लगता या कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होती पुराने तरीके से, तो इलेक्शन कमीशन क्या तौहीन अदालत का मुर्तकिब तो नहीं होगा? बड़ी बहस हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत का मुर्तकब इसलिए नहीं हो सकता अगर राय पर फैसला न होने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती। अगर जजमेंट आ जाए तो जजमेंट के ऊपर तो हो जाती है। एक और बड़ी बात है कि जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को तहरीर कर दिया, हुकूमत ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, सदारती रेफरेंस रिजेक्ट हो गया, तो अब इस राय की तो बारे में तो इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद है कि इसको राय को अभी इसी इलेक्शन में तस्लीम करते हैं या अगले किसी इलेक्शन में तरमीम आइन में तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट को लिखते हैं। तो ये सारे मामला बड़े गंभीर हैं, बड़े हुजान खेज हो रहे हैं। तो हमें ये नजर नहीं आ रहा है कि इसको 2 दिन एक्सटेंड कर भी दें, 1 दिन एक्सटेंड कर भी दें, लेकिन आईनी बुरहान तो रहेगा ना जी। हमारी अपोजिशन जो है वो इसको चैलेंज कर दे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आई है रूलिंग भी नहीं है, एक ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन की बेस पर इलेक्शन कमीशन ने कैसे आपका जो है बैलेट पेपर तब्दील कर दिया। ये सारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जमीन बोस हो जाएगा। वो तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है ना कि इलेक्शन कमीशन इकदाम करे, मतलब इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डाली है कि आपका इदारा है जिसने इकदाम करने हैं शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए। फिर वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है कि वो बैलेट पेपर के जरिए करवाता है, उसको बार कोड के जरिए करवाता है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इस पर तो फिर ऑपोजिशन का जो है ना वो इख्तलाफ नहीं बनता सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने इकदाम करने हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट राय दी है ना, इसमें ये तो नहीं कहा ना कि आपको बगैर तरमीम किए हुए फैसला कर लें। इसका मतलब है कि उन्होंने राय दे दी, आप एक्ट में तरमीम कर लिया आपने,
तो वो जो उस एक्ट में तरमीम कर ली, रूल में तब्दील कर ली, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात ही नहीं है। वो जो उन्होंने आइन का हवाला दिया, आर्टिकल 218 का दिया, तो वो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा जी आइन का आर्टिकल 218 के तहत जो भी हमें इख्तियारात मिले हैं उसके तहत आर्टिकल, उस पर हमें इस पर तरमीम करके दे दें, आप तरमीम कर लें, हम इस पर जो है तमाम सुप्रीम कोर्ट की राय को तस्लीम कर लेंगे। सीधा साफ रास्ता है वो ये है कि इन इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन हुकूमत बैठें, कंसेंसस के साथ आर्टिकल 226 में तरमीम करें, तो ही इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। इसको एज इट इज होने दिया जाए जैसे होते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये। दूसरी बात ये कि जिस पर ये मार्च के इलेक्शन के बाद तो हुकूमत जो है वैसे ही सेनेट में मेजॉरिटी में आ जाएगी, उसके लिए बड़ी आसानी से जो है आर्टिकल 226 में तरमीम कर सकते हैं, इसलिए कि आर्टिकल ज़ाहिर है मार्च के इलेक्शन तो नहीं नजर आ रहा है कि अपने तरमीम के लिए तो 2/3 चाहिए। 2/3 ज्वाइंट सेशन में कर लें, वो ज्वाइंट सेशन में कर लेना, ज्वाइंट सेशन में जो इकट्ठा सारे मामले तय हो जाएंगे ना, लेकिन बैठ के फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट को मुकदम रखें, उन्होंने राय दी है, उस राय के बारे में अपना कोई फैसला कर लें, तरमीम कर लें। लेकिन राय जो होती है इस पर कोई मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, इस राय को तस्लीम करें ना करें, या माजी में बेशुमार राय आती रही है, लेकिन राय पर हुकूमतों की मर्जी तस्लीम करें या ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, एक दिन रह गया है सेनेट इलेक्शंस में, आज सदारती रेफरेंस पर राय आ गई है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं ये राय है, ये फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो पाबंद नहीं है इस राय को मानने का। अब अपोजिशन इससे अपने मौक़िफ़ की जीत कह रही है और हुकूमत अपने मौक़िफ़ की जीत कह रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस फैसले पर, जबकि एक दिन रह गया है, इलेक्शन कमीशन ने तमाम इक़दाम करने हैं, क्या हो सकता है? जी शुक्रिया सर शादिया। देखिए मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन ज़्यादा फैला है, क्योंकि सिर्फ ये राय कम ऑर्डर सा लग रहा है। इसमें एक तरफ आर्टिकल 226 की बात की गई है, फिर दूसरी बात ये की गई है कि ट्रांसपेरेंट जो है वो किस तरह किया जाए इलेक्शन को। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये बड़ी मुतज़ाद लग रही हैं। अगर हम आर्टिकल 226 का जायज़ा लें, मैं ज़ाहिर है मैं वकील नहीं हूँ, जो कानूनी माहिरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों की, लेकिन मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि ये बात तो तस्लीम की गई है कि वोट जो है वो सीक्रेट होता है, और सीक्रेट बैलेट की जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से ही होगा। अब जब आप ये बात कह रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट से होगा, तो फिर कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि आप उस बैलेट पेपर को जो है वो उसकी सीक्रेसी ख़त्म करें। ये लेकिन साथ ये भी तो कहा है कि सीक्रेसी दायमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दाम करे कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको चेक किया जा सके। शादिया माजरत के साथ सीक्रेसी होती ही दायमी है। आप मुझे बताएं, ये बहुत से लोग हैं, बहुत से बार एसोसिएशंस हैं, इनके सदूर हैं, आगे चल बड़े बड़े जो इसके सदर रहे हैं, आगे चल के इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कभी बार एसोसिएशंस में वोट डाला होगा, इन सारे लोगों ने वोट डाला होगा। मुझे बताएं कि आज तक इनकी सीक्रेसी का किसी को पता चला? मैंने कई इलेक्शंस में वोट डाला है, मैंने जनरल इलेक्शन में भी डाला है, प्रेस क्लब्स के इलेक्शन में भी डाला है, यूजेस के भी इलेक्शन में डाला है। कभी ये पता चल सका कि किसी दूसरे को कि मैंने किसको वोट डाला है? मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ज़रूर पता चलता है आपको कि मैंने किसको वोट डाला होगा, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है। देखिए हम दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक है करप्ट प्रैक्टिसेस। मैं सियासी कारकुन के तौर पे अगर ये बात कहूँ कि जी मेरी अगर पार्टी है, मेरी पार्टी का MPA MNA जो है बिकता है,
तो आप उसे सीक्रेट रखें या ओपन रखें, आपको पता होना चाहिए कि कौन बिक रहा है और उसको बिकने वाले को सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसका पहले ये मालूम करूं कि जी इसने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, अपनी तारीख उठा के देख लें, आज तक कोई भी सेनेट के इलेक्शंस हुए जिसमें ये पता चलाया जा सके, सिवाय तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में 20 लोगों को फारिग किया, एक दफा हुआ तो हुआ ना वो। हाँ। ये चीज हुई ना, ये बात एग्जाम्पल। फिर जब आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं जो 4 जमातें बदल कर आपकी पार्टी में आए हैं, तो इसका मतलब है जो आदमी आज आपकी पार्टी में है वो दरअसल आपकी पार्टी में नहीं है, उसका एक मफाद वाबस्ता है आपकी पार्टी से, इसलिए वो आपके साथ है। तो हमारे यहाँ सियासी कल्चर ही इतना परागंदा है कि हम उठा लेते हैं, हम कहते हैं कि देखें जी इलेक्टेबल्स की ज़रूरत थी। अब यही 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजीशन क्या थी इलेक्शन से पहले, और 2013 में उनकी पोजीशंस क्या थी कि नहीं इलेक्टेबल जो हैं बिकाऊ माल होते हैं, इनको नहीं लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाद में उसकी जस्टिफिकेशन दी गई। और जब आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाते हैं या किसी दूसरी जमात में भी ऐसे लोग हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि आप उस करप्ट कल्चर को फरोग दे रहे हैं। लेकिन सर फिर हॉर्स ट्रेडिंग कैसे खत्म हो, फिर कैसे आप जो है ना वो इस चीज को इंश्योर करें? सियासी जमातें अपने अंदर वो शऊर, यानी तहरीक इंसाफ 2011 में और 2013 तक उसके अंदर जो लोग थे उस पर आपको अंधा एतकाद था कि ये आदमी जाके कहीं और वोट नहीं देगा। वो एतमाद आपका उस वक्त शेकन हुआ जब आपने ऐसे लोगों को लेकर आए। और यही पीपल्स पार्टी क्यों तबाह हुई है? पीपल्स पार्टी इसी वजह से तबाह हुई है कि उसने इस कल्चर को फरोग दिया, बिकाऊ माल को अपने साथ रखा। आज पीपल्स पार्टी में जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं जो पीपल्स पार्टी। सर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सियासत में अखलाकियात किस हद तक मैटर करती है ये हम सब लोग जानते हैं। सर वही रजा रब्बानी साहब जिन्होंने ओपन बैलेटिंग के हक में सारा ड्राफ्ट लिखा, आज वो उसी के खिलाफ दलाइल दे रहे थे, तो हम किस मोरालिटी की बात करें सर? दिया तो फिर क्या मोरालिटी क्या लाठी से लेकर आई जाएगी? क्या अखलाकियात क्या डंडों से आती है? अखलाकियात तो तरबियत से आती है। अगर मेरी तरबियत में कोई जो है वो सकम रह गया है, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है, तो आप मुझ पे कोई भी कानून लागू करें, मैं उसमें से कहीं ना कहीं 2 नंबर ही निकाल लूंगा। सही। तो जब तक आप अपनी पॉलिटिक्स को मैच्योर नहीं करें, वो इस तरह नहीं हो सकती। देखिए या तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कट राय दे देता हाँ। कि नहीं जी सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के बारे में वाज़े तौर पे ये कहा है कि आप अपनी पार्टी की मर्जी के वोट देना ज़मीर के मुताबिक एक और चीज होती है, पैसे पकड़ के वोट देना एक और चीज होती है। क्योंकि अगर आपने पैसे पकड़े हैं तो इसका मतलब है आप ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दे रहे। बिल्कुल तो उस क्रिमिनलाइजेशन को रोकने की जरूरत है। तो सर जिस तरीके से पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर हम इस बहस से निकल जाए ना कि खुफिया होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। पंजाब में अगर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतनासिब नुमाइंदगी की है कि जिस पार्टी के वोट बनते हैं भाई उसको उसकी सीट्स के हिसाब से मिल जाने चाहिए। सर फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर तो करप्शन का, हॉर्स ट्रेडिंग का, ओपन हो, खुफिया हो, फिर तो हर सूबे में हो जानी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो फिर मुझे बताएं पीएमएलक्यू के कितने वोट थे जो उनको एक सेनेटर मिल गया? सर वो तो उन्होंने मुश्तरका था ना, उन्होंने पीटीआई ने उसके हक में, हाँ बिल्कुल, वो तो इत्तेहादी है ना फिर। यही जो बात आ जाती है। देखिए उसकी चीज ये है कि हम चीजों को, हर चीज को हम किसी कानून के जो है सख्ती करके लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिक चीज को एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो लोग वफादारियां बदल कर आते हैं वो दरअसल आपके लोग नहीं होते। इस चीज को तो तब्दील करने की तरफ आधे पीटीआई के लोग इमरान खान के नहीं है, फिर तो इस हकीकत को मान जाना चाहिए। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। जब आप देखिए ना जो लोग पीपल कल तक, यानी आज ही इमरान खान की पोजीशन परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में क्या है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि उन्होंने दो ऐसे एनआरओ दिए जिससे पाकिस्तान की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और आज ही आप फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ लें परवेज मुशर्रफ के हवाले से कि जी उन्होंने जो इक़दाम किए उससे मुल्क ने बड़ी तरक्की की है। तो फिर सर हफीज शेख साहब के बारे में क्या राय है?
प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुलाकातें कर रहे हैं, हफीज शेख साहब जिनको खड़ा किया है, गिलानी साहब कह रहे हैं कि हम अपसेट कर सकते हैं, हम जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं अरकान कौमी सूबाई कौमी असम्बली से कि आप इन्हें कामयाब करवाएं, तो फिर उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, देखिए वोट, अगर मैं आपका वोटर हूं तो वोट आपको मांगना। आप गिलानी साहब ने अगर इमरान खान साहब को खत लिखा है तो वजीर आजम का वोट तो है ना, वो वोट तो देंगे ना। कौमी असम्बली के जितने अरकान हैं इस्लामाबाद की नशिस्त पे सब वोट देंगे। बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बात है कि आप पीटीआई के अगर हफीज शेख साहब पीडीएम से वोट मांगते हैं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है, इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग थोड़ी है। इसी तरह अगर पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इमरान खान या पीटीआई के लोगों से वोट मांगते हैं तो वो वोटर तो है ना, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं। असल चीज़ ये है कि हम उस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश नहीं करें। हम समझ रहे हैं इससे कल्चर तब्दील हो जाएगा, वो आदमी तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। वो तो अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इसको क्या समझा जाए कि लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, उनकी वाबस्तगियां रही हैं गिलानी साहब से, फिर इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम नहीं देंगे? नहीं, तो आप उनको एग्जाम्पल बनाए ना। आपने जिस तरह 20 MPs को आपका पता चल गया ना, उस तरह इनका भी पता चल जाएगा कि आपको नहीं पता होगा, आज भी नहीं पता। आप सिंध में 2 पीटीआई के MPs की जो है वो सोशल मीडिया पे वो चल रही है वीडियो। इस वक्त क्यों नहीं पार्टी उनको सस्पेंड कर देती? कर दे सस्पेंड, बिल्कुल सही, इमीडिएटली, बिल्कुल सही। देखिए ना, मतलब आप वो मिसालें कायम करें ना। भले आपकी हुकूमत चली जाए लेकिन आप एक प्रिंसिपल को सेट करें। ये जो तरीका वो अमेंडमेंट के थ्रू किया है, ये अगर पहले करते, मिलकर करते, तो ये चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। अभी भी देखिए आखिरी सेनेट का इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन है ये परसों होने वाले इलेक्शन में इन चीजों को वो कर सकेगा, क्योंकि अभी रूल्स बनाने हैं। रूल्स आप कैसे बनाएंगे? आइंदा इलेक्शन के लिए सबसे बेहतर फॉर्मूला ये है कि सारी जमातें बैठें, इत्तेफाक के राय से। आप शो ऑफ हैंड हाँ, इन्हीं तरमीम कर लें, 226 में तब्दीली कर लें, बिल्कुल कर लें, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।